जय हिंद। चलिए इस टाइम में हम लोग 9th क्लास के साइंस के क्वेश्चंस करने वाले हैं और स्वागत है आपको मैथ गुरु 45 यूट्यूब चैनल पे, है ना। क्वेश्चंस जो हम लोग करने वाले हैं टोटल के टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और 9th क्लास का जो साइंस है उसके क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं, है ना। तो चलिए देखते हैं किस किस टाइप के आज आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलने वाले हैं। बहुत ही काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आज का ये क्लास, तो बिल्कुल भी मिस ना करें, अंत तक आप लोग देखें। हर एक प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलेंगे जो कि साइंस में है ना। क्या कह रहा है, चलिए पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बिल्कुल दिखाई दे रहा है और ये कह क्या रहा है, आइए देखते हैं। क्वथनांक से कम तापक्रम पर द्रव के वाष्पन में परिवर्तन होने की क्रिया को कहते हैं। क्वथनांक से कम यानी क्वथनांक का मतलब होता है कि जब किसी द्रव को हम लोग गर्म करते हैं ना, तो वो गैसीय रूप में आ जाना, उसका गैसीय रूप में आ जाना, है ना, उसी को हम लोग क्वथनांक कहते हैं। तो कह रहे क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्पन में जो परिवर्तन, यानी जो द्रव है वो आपका वाष्प में जब परिवर्तन हो रहा है, वाष्प में जब परिवर्तन, इस प्रक्रिया को आप लोग क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहेंगे, धानीकरण कहेंगे, द्रवीकरण कहेंगे या फिर ऊर्ध्वपातन कहेंगे। अभी जस्ट आप लोग को बताया गया कि जब द्रव है इसको गर्म कर दिया जा रहा है और गर्म करने के पश्चात यह वाष्प में परिवर्तित हो जा रहा है। किस में परिवर्तित हो जा रहा है? वाष्प में परिवर्तित हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि जब यह वाष्प में परिवर्तित होगा तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? वाष्पीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे? वाष्पीकरण, जो कि आपको ऑप्शन ए में मिला है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है और देखना है कि इसमें आपको क्या दिया गया है। कह रहा है कि आजकल वैज्ञानिक पदार्थ की कितनी अवस्थाएं की चर्चा करते हैं। देखिए आमतौर पे हम लोग ये चर्चा करें तो पदार्थ की सिर्फ हम लोग 3 ही अवस्थाओं के बारे में चर्चा करते हैं, यानी ठोस, द्रव, गैस, है ना। ठोस, द्रव और गैस के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। लेकिन आजकल के जो वैज्ञानिक है वो पदार्थ की कितनी अवस्थाएं की चर्चा करते हैं ये आपको बतानी है। 3 अवस्थाओं की, 5 अवस्थाओं की या फिर 2 अवस्थाओं की। हालांकि किसी एक में 4 अवस्था रहेगी, इसमें किसी एक में 4 अवस्था रहेगी, है ना। 4 अवस्थाओं की, 3 अवस्थाओं की, 5 अवस्थाओं की या फिर 2 अवस्थाओं की। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि आजकल के जो वैज्ञानिक है ना वो पदार्थ के कितने अवस्थाओं की चर्चा करते हैं। बिल्कुल 4 नहीं, 3 नहीं, ये टोटल के टोटल 5 अवस्थाओं की चर्चा करते हैं। याद रखना है आपको, आजकल के जो वैज्ञानिक है ना वो पदार्थ की कितनी अवस्थाओं की चर्चा करते हैं? तो 5 अवस्थाओं की चर्चा करते हैं। कितनी? 5 अवस्थाओं की चर्चा करते हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे फिर से आ चुका है और ये 3 नंबर प्रश्न है। क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। कह रहा है कि बोस आइंस्टाइन कंडन सेट क्या है? बोस आइंस्टाइन कंडन सेट जो है वो क्या है ये आपको बता देनी है। चलिए ऑप्शंस की तरफ भागते हैं। यह एक पदार्थ की अवस्था है, यह पदार्थ की कोई अवस्था नहीं है, वैज्ञानिकों के नाम है, सभी उत्तर सत्य हैं। चलिए इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा? अगर आपको पहले से पता होगा तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, है ना। तो बोस आइंस्टाइन कंडन सेट जो होता है यह पदार्थ की एक अवस्था है। चलिए हम आपको फिर से समझा देना चाहते हैं कि आप लोग ठोस के बारे में जानते हैं, है ना, द्रव के बारे में जानते हैं, गैस के बारे में जानते हैं। 3 आपको तो पता चल गया यहाँ से। बोस आइंस्टाइन कंडन सेट है, यह एक चौथा अवस्था है ना, पांचवा अवस्था है, पांचवा अवस्था। अब प्लाज्मा जो अवस्था होता है ना, प्लाज्मा अवस्था होता है, ये आपका चौथा अवस्था है। ध्यान में रखिएगा, ठोस पहली अवस्था, द्रव दूसरी अवस्था, गैस तीसरी अवस्था, प्लाज्मा चौथी अवस्था और बोस आइंस्टाइन कंडन सेट जो होता है ये आपका 5वां अवस्था है, यानी यह एक पदार्थ की अवस्था है। याद रखना है आपको, है ना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर फिर से आ चुका है। देखना है इसमें आपसे क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन पदार्थ के मौलिक गुण है? देखना है पदार्थ के जो मौलिक गुण होते हैं ना वो इनमें से कौन है? द्रव्यमान और आयतन, तापक्रम और दाब, घनत्व और संपीड्यता, ठोस, द्रव और गैस, है ना। पदार्थ के मौलिक गुण जो होते हैं यही आपको बताने हैं। पदार्थ के जो मौलिक गुण होते हैं वो क्या होते हैं? द्रव्यमान और आयतन होंगे, तापक्रम और दाब होगा, घनत्व और संपीड्यता होगा, ठोस, द्रव और गैस होगा। तो पदार्थ के जो मौलिक गुण होते हैं ना, द्रव्यमान और आयतन होता है। क्या होता है? द्रव्यमान और आयतन, जो कि आपको ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है और ए नंबर जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पदार्थ के कण जो हैं वो क्या हैं। ये आपको बताना है कि जो पदार्थ के कण होते हैं ना, ये क्या होते हैं, क्या करते हैं। आइए देखते हैं, ऑप्शन से पता करते हैं। यह जो होते हैं ना अति सूक्ष्म होते हैं, यानी पदार्थ के जो कण होते हैं अति सूक्ष्म होते हैं। सही बात है कि अति सूक्ष्म होते हैं। गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, यह बिल्कुल ये भी सही जवाब है। गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, इनमें गति होती है पदार्थ के कणों में। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, बिल्कुल ये भी सही है। पदार्थ के जो कण होते हैं ना, ये अति सूक्ष्म होते हैं, ये भी सही है। गतिज ऊर्जा युक्त होते हैं, यानी इनमें गति होती है, ये भी सही है। एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। यानी आपका जो सही आंसर होगा वो डी नंबर, यानी इनमें से सभी के सभी पदार्थ के जो कण होते हैं सूक्ष्म भी होते हैं, गति ऊर्जा उनमें होती है, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, और इनमें से सभी, यानी आपका जो डी नंबर है वो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या है। चलिए, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके लिए। आइए देखते हैं क्या आंसर होने वाला है। वाष्पीकरण के लिए आवश्यक ऊष्मा है, वाष्पीकरण करने में प्रयुक्त ऊष्मा है, वाष्पीकरण की क्रिया में मुक्त होने वाली गुप्त ऊष्मा है, या फिर डी नंबर में दिया है क्वथनांक पर 1 kg द्रव को वाष्पित करने में होने में अवशोषित ऊष्मा है। चलिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका जो जवाब होगा ध्यान में रखना है, आपको बिल्कुल ही ध्यान में रखना है। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो होती है क्वथनांक पर 1 kg द्रव को वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा, जो कि आपको ऑप्शन डी में नजर आ रहा है। क्वथनांक पर 1 kg द्रव को वाष्पित होने में अवशोषित ऊष्मा जो होती है वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा कहलाती है, याद रखना। अगला प्रश्न, वाष्पीकरण की क्रिया द्रव के किस भाग में होती है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर आपका द्रव है ना, यहाँ पर किसी बर्तन में आप लोग द्रव रखे हुए हैं, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया नीचे से ये आग जल रहा है, नीचे से आग इसको दिया जा रहा है, ताप दिया जा रहा है ना। तो ये वाष्पीकरण की जो प्रक्रिया होगी कहाँ पर होगी, यही आपको बता देनी है। चलिए, ऑप्शन ए नंबर में दिया गया है सतह पर, बी नंबर में संपूर्ण द्रव में, सी नंबर में निचले भाग में, और डी नंबर में किसी भी भाग में। देखिए, सतह, ये ऊपरा हिस्सा जो है ना, ये पानी का सतह है। क्या है? पानी का सतह है। तो जाहिर सी बात है कि हमको जो वाष्प दिखाई देता है वो कहाँ से दिखाई देता है, तो पानी के सतह पर ही दिखाई देता है, और इसके अंदर तो बिल्कुल दिखाई नहीं देता है, इसके ऊपर नीचे कहीं दिखाई नहीं देता। सतह जो होती है ना, यहाँ से आपका वाष्प निकलता है ना। तो जाहिर सी बात है कि वाष्पीकरण की क्रिया द्रव के जिस भाग में होती है वो कहाँ पर होती है, सतह में होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, शुष्क बर्फ क्या है। काफ़ी शानदार प्रश्न है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं इसमें आपसे कि जो ऑप्शन है वो क्या होने वाले हैं। शुष्क बर्फ के बारे में, अत्यंत ठंडा बर्फ है, ए नंबर में दिया गया है। बी नंबर में पहाड़ों पर गिरने वाला बर्फ को कहते हैं क्या, या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं, या फिर ठोस ऑक्सीजन को कहते हैं। आप सबको पता है कि शुष्क बर्फ जो होता है यह एक ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना। शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, और सी नंबर इज द करेक्ट आंसर आपका होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन कैसे होता है। देखिए, कोई भी पदार्थ है ना, उसकी अवस्था में हमको परिवर्तन करना है। क्या करना है? परिवर्तन करना है। तो कैसे हम लोग कर सकते हैं, चलिए ऑप्शंस की तरफ भागेंगे। ए नंबर में दिया है तापक्रम में परिवर्तन करने से। बिल्कुल ही, ताप में यदि हम लोग परिवर्तन करेंगे तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन बिल्कुल होगा, है ना। दाब में परिवर्तन से, यानी जब हम लोग दाब में परिवर्तन करेंगे तभी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होगा। तापक्रम बढ़ने और घटने, दाब घटने से, जब तापक्रम बढ़ेगा ना तभी भी होगा, है ना। उसके बाद से जो दाब है वो घटेगा तभी भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है। यानी आपका ये जो तीनों आंसर है ना बिल्कुल सही है, यानी आपका सही जवाब जो होगा वो हो जाएगा इनमें से सभी। देखिए, पदार्थ की अवस्था में आप तापक्रम में परिवर्तन करके भी उसको अवस्था में बदल सकते, उसकी अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। दाब में परिवर्तन करके भी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। तापक्रम बढ़ा करके और दाब को घटा करके भी उस पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन ला सकते हैं। यानी आपका जो सही आंसर है वो डी नंबर बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न कह रहा है कि वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वास्तु कौन है, वाष्प कौन है। यहाँ प्रश्न में होगा वाष्प कौन है। वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प कौन है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो चुका है। खैर कोई बात नहीं, चलिए आइए बढ़ते हैं। N2 है क्या, नाइट्रोजन है क्या, या फिर ऑक्सीजन है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर जल है। चलिए, वायुमंडल में उपस्थित गैसों में वाष्प जो है, वाष्प
क्या होता है, आप सबको पता है कि जो वाष्प होता है ना जल का हिस्सा होता है। किस चीज़ का हिस्सा होता है, जल का, यानी जल का जो सूत्र होता है H2O होता है। क्या होता है, H2O। तो जाहिर सी बात है कि आपका जो आंसर होने वाला है ये डी नंबर सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, कह रहा है प्लाज्मा क्या है। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग क्वेश्चंस में समझे थे प्लाज्मा के बारे में। चलिए कमेंट बॉक्स में भी जरूर बताइएगा कि प्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है। प्लाज्मा एक गैस है, एक द्रव है, एक ठोस है या पदार्थ की चौथी अवस्था है। चलिए थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था कि प्लाज्मा जो होता है वो क्या होता है। तो प्लाज्मा जो होता है यह पदार्थ की चौथी अवस्था है। कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न, गैसों का द्रव में परिवर्तन। देखिए कोई गैस है ना, कोई गैस है और ये डायरेक्ट किस में बदल जा रहा है, द्रव में बदल जा रहा है। तो गैस से जब द्रव में बदलता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, गैसीकरण, ऊर्ध्वपातन, संघनन है या फिर जमना। गैसों का द्रव में परिवर्तन जो होता है वो क्या कहलाता है। चलिए गैसीकरण कहते हैं, ऊर्ध्वपातन, संघनन या फिर जमना। चलिए इसको हम लोग संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन, जिसके कारण आकाश में बादल दिखाई देते हैं, है ना। ये संघनन के कारण ही सारी की सारी प्रक्रियाएं होती है। गैसों का द्रव में परिवर्तन जो होता है वो क्या कहलाता है, संघनन कहलाता है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर फिर से आ चुका है। 13 नंबर यह प्रश्न है और क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। वह तापक्रम जिस पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तन, देखिए कोई पदार्थ है यहाँ पर ठोस है, यह ठोस पदार्थ है और यह बदल किस में रहा है, यह बदल रहा है आपका द्रव में। जब कोई ठोस पदार्थ द्रव में जब बदलता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, द्रवणांक, क्वथनांक, हिमांक या फिर इनमें से सभी। कोई ठोस पदार्थ है ना, और यह द्रव में परिवर्तित हो जा रहा है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आप सबको पता है। चलिए द्रवणांक कहते हैं, याद रखिएगा। वह तापक्रम जिस पर कोई ठोस पदार्थ जो होता है वो द्रव में यदि परिवर्तित हो जा रहा है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, द्रवणांक कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए नंबर में दिया हुआ है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि उसमें आपको क्या मिलता है। पदार्थ के कणों को एक साथ बांध कर रखने वाला बल। देखिए कोई एक पदार्थ है, इसमें बहुत सारे कण होते हैं, ये अनगिनत कण होते हैं, है ना। और इन कणों को एक दूसरे से बांध करके किसी बल के कारण रखा जाता है। वो बल जो है वो कौन सा बल है ये आपको बता देनी है। अंतरा आणविक बल, बंधन, अंतरा आणविक स्थान या फिर नाभिकीय बल। तो हम आपको एक बात यहाँ पर बताना चाहेंगे कि ये जो कण, जितने भी छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं आपको, इन कणों को एक दूसरे को आकर्षित करके जो बल रखता है उसको अंतराणविक बल कहते हैं। और इन कणों के बीच के जो स्थान होते हैं, खाली स्थान, अंतराणविक स्थान, है ना, अंतराणविक स्थान उसको कहते हैं। ये भी आप लोग को याद रखना है ना, ये जरूर आप लोग इस पॉइंट को याद रखिएगा। जो कण एक दूसरे को जिस बल के कारण बांध करके रखते हैं उसको अंतराणविक बल कहते हैं। और जो यहाँ पे खाली स्थान आपको दिखाई दे रहा है उस खाली स्थान को अंतराणविक स्थान हम लोग कहते हैं, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चलिए ये टोटल का 15वां नंबर क्वेश्चन है और लास्टवा नंबर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। आइए देखते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। वह तापक्रम जिस पर कोई द्रव पदार्थ ठोस पदार्थ में बदल जाता है। देखिए पदार्थ कैसा है, द्रवित पदार्थ है और इसको बदला किस में जा रहा है, ठोस पदार्थ में, है ना। कोई द्रव पदार्थ है और यह ठोस में बदल दिया जा रहा है तो वह क्या कहलाता है, यही आपको बताना है। द्रवणांक, क्वथनांक, हिमांक या फिर इनमें से सभी। कर है वह तापक्रम जिस पर कोई द्रव पदार्थ ठोस पदार्थ में बदल जाता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रक्रिया को हिमांक कहेंगे। कोई भी पदार्थ है वह द्रवित अवस्था में है और द्रवित अवस्था से वो डायरेक्ट किस में बदल जा रहा है, यह आपको ठोस में बदल जा रहा है। किस में बदल जा रहा है, ठोस में बदल जा रहा है। तो ऐसी जो प्रक्रिया होगी इस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, हिमांक कहेंगे, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही। कैसे लगे ये सभी प्रश्न आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सभी प्रश्नों का हल आपको मिलेगा। जितने भी आपके पाठ में क्वेश्चंस हैं, जितने भी पाठ हैं, सभी के सभी प्रश्न को आपको मिलेगा इस चैनल के माध्यम से। अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।